तो दोस्तों फाइनली अब आ गया है 56 टिंडे की अगेती खेती करने का बिल्कुल सही समय, जिसका आप में से काफ़ी किसान भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अब 56 टिंडे की अगेती खेती अगर आप किसान भाई करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। क्योंकि अगेती 56 टिंडे की खेती की मंडी भाव जो होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगे। लगभग 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव भी अगेती खेती करने पर आपको इसके मिल सकते हैं। वैसे तो बाद में अक्टूबर नवंबर तक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव होते हैं वो अगर आप इसकी अगेती खेती करेंगे तभी मिलेंगे। हालांकि बाद में भी जो किसान भाई खेती करते हैं इतने ज़्यादा डाउन मंडी भाव इसके नहीं आते हैं। 30-40 रुपए या 25-30 रुपए के मंडी भाव तो एवरेज मंडी भाव हमेशा इसके बने रहते हैं, इससे डाउन नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी अगेती खेती कर लेंगे तो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके लिए जा सकते हैं और अच्छी कमाई 56 टिंडे की खेती से आप कर सकते हैं। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में 56 टिंडे की खेती के बारे में आपको मिलेंगी। अगेती खेती करने पर क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन से रोग आ सकते हैं, किस तरह से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, लगाने का क्या तरीका है, कौन से तरीके पर लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, कौन कौन सी टॉप वैरायटियां हैं जिनका आपको इस समय पे सिलेक्शन करना है। यानी कि A to Z जानकारियां 56 टिंडे की खेती के बारे में आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इस समय पे आप जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं उन सभी सब्जियों में सबसे ज्यादा जो मुनाफे वाली सब्जियां होती हैं उन सब में से एक है आपकी 56 टिंडे की खेती। 56 टिंडे की खेती भी इस समय लगाने पर, सही समय पर अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट 56 टिंडे की फसल देके जा सकती है। और क्योंकि इसका उत्पादन तो देखिए अच्छा मिलता ही है, मंडी भाव जो है ना इसके, यानी कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है बाकी सब्जियों के मुकाबले। मतलब ये जो डिमांड होती है इसकी मंडियों में, जो इसकी डिमांड होती है वो हर समय पे अच्छी खासी ही रहती है। क्योंकि इसकी आवक कोई ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बेशुमार आवक इसकी नहीं होती है और इसकी खंचाई भी आगे मार्केट में जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से मार्केट वैल्यू आपको इसकी काफ़ी जोरदार मिल जाती है। अगेती खेती करेंगे तो ज़बरदस्त मार्केट वैल्यू मिलेगी और अगर वहीं पर आप इसको सीजन में बोएंगे या पछेती खेती करेंगे तब भी आपको इसके एवरेज जो मंडी भाव है ना 25-30 रुपए के तो आपको आराम से मिल जाते हैं। और वहीं पर अगेती खेती करेंगे तो 60-70 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं और काफ़ी छोटी अवधि की फसल है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है काफ़ी छोटी, यानी कि 35-40 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग दे देती है अगर आपकी फसल सही जाती है। मतलब ठीक से आप केयर करते हैं और खाद और उर्वरक देके ठीक से आप तैयार कर लेते हैं तो 35-40 दिन में आराम से आपको पहली हार्वेस्टिंग ये दे देगी। कम खर्चे वाली फसल है, कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है, लेकिन सही समय पर आप इसकी खेती करेंगे तभी आपको सही मुनाफा मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 56 टिंडे की अगेती खेती करने का या इसकी खेती करने का जो सही समय है वो कौन सा है। तो देखिए 56 टिंडे की खेती जो है वो आप सितंबर के मध्य से लेकर और उसके बाद में आप कभी भी कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हो। लेकिन जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करना चाहें वो 15 सितंबर के बाद में इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने राज्य या अपने क्षेत्र का क्लाइमेट जो है वो जरूर देख लीजिएगा। 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने चाहिए, मतलब 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में जब टेम्परेचर 30 डिग्री तक आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी कई बार हो जाता है कि टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, हम बुआई भी कर देते हैं, लेकिन बाद में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, दिन में धूप वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें आपके रस चूसने वाले कीट जो हैं उनका प्रकोप, यानी कि रोग बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसमें वायरस का जो संकट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो तभी ज़्यादा आता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर के दौरान अगर आप इसको लगा देते हैं तब आपको थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए, मतलब 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और 15 सितंबर से लेकर और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक और उसके बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी आप इसकी खेती अगर करते हैं तो आपके टिंडे की फसल जो है वो काफ़ी अगेती रहती है। यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी अगर आप लगाते हैं तब भी आपकी फसल अगेती रहेगी और तब भी आपको अच्छे मंडी भाव ही मिलेंगे। लेकिन
छप्पन टिंडे की फसल से जोरदार कमाई करने के लिए और वायरस से बचाने के लिए 2-3 चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, तभी छप्पन टिंडे की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मतलब बुआई का जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय के दौरान आपको लगाना है, और क्लाइमेट को देखकर जो टेम्परेचर बताया है उसी टेम्परेचर के आसपास आपको इसकी बुआई करनी है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे तो आपको इसमें हानि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर को देखकर और उसके बाद में सही समय पर आप इसकी बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। दूसरा, खरपतवार जो है इसमें वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर खरपतवार ज़्यादा होंगे तब भी इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा होगा और वायरस जैसी समस्याएं फिर भी ज़्यादा आ सकती है। टिंडे की फसल में अमूमन देखा जाता है कि वायरस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और एक बार अगर वायरस का अटैक आपकी फसल में हो जाता है तो आपके उत्पादन को आधे से ज़्यादा प्रभावित ये कर देता है, या कई बार पूरी फसल भी आपकी जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो है खरपतवार को अच्छे से मेंटेन रखना है। इसके लिए प्लास्टिक मल्च आप लगा लीजिए, और उसके बाद में 2-3 बार आप जब भी, मतलब खरपतवार जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब बेड पे आप प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो बेड पे तो खरपतवार होगा नहीं, बीच में जो स्पेस रहता है उसमें से 1-2 बार आप जो है निराई गुड़ाई करवा के खरपतवार को हटवा दीजिए। खरपतवार जितना कम रहेगा फसल आपकी उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। उसके बाद भी आपको समय समय पर इंसेक्टिसाइड का जो है हर 7वें-8वें दिन स्प्रे निकालते रहना है। बाकी सब्जियों की तरह आपको ये नहीं करना है कि रोग आएंगे उसके बाद में हम निकाल देंगे, प्रिवेंटिव में ही आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार अगर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो गया और आपकी फसल वायरस में तब्दील हो गई, मतलब बीमारियां वायरस में बदल जाती है, तब इसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब तक आप कंट्रोल करेंगे तब तक आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और ये समस्याएं अगेती फसलों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए वीक पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप छप्पन टिंडे की अगेती खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आप देख लीजिए। इसलिए हर 7वें-8वें दिन स्प्रे आपको करते रहना है, मतलब जो भी रस चूसने वाले कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड आते हैं वो आपको करते रहना है। 7वें-8वें दिन बदल बदल के इंसेक्टिसाइड करते रहिए। रस चूसने वाले कीटों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे तो वायरस से अपने आप आपकी फसल दूर रहेगी, वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तब यह समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अगर आप प्रिवेंटिव में स्टेप लेके चलेंगे, बताए गए तरीके से काम करेंगे, तो वायरस आपकी फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं छप्पन कद्दू की अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो देखिए, एक तो है पाहुजा कंपनी की डॉन 17 के नाम से एक वैरायटी आती है। छप्पन कद्दू की काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्वालिटी भी फल की काफ़ी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इस वैरायटी से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। ज़्यादातर किसान भाई इस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अच्छा उत्पादन ये वैरायटी देके जाती है। उसके बाद में एक जयश्री बायोटेक के नाम से एक वैरायटी आती है छप्पन कद्दू के नाम से, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी अच्छी वैरायटी है। और जो बाकी आप अपने एरिया में देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा चलती हैं या कौन सी वैरायटी आपको मिलती है, उस हिसाब से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप छप्पन कद्दू की खेती कर सकते हैं। बताए गए समय पे आप लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको देके चली जाएंगी। अब बात करते हैं छप्पन कद्दू की खेती करने का एकदम सही तरीका कौन सा है। तो देखिए, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बना के और प्लास्टिक मल्च लगा के अगर आप इस समय पे इसकी खेती करेंगे तो वास्तव में काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन छप्पन कद्दू की खेती आपको देके जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे पहले आपको अपने खेत में डालनी है। लगभग 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल सकते हैं 1 एकड़ में, और उसके बाद में करीब 2 कल्टीवेशन आप कर दीजिए। 2 कल्टीवेशन करने के बाद में रासायनिक खाद उर्वरक जो बेसल डोज होता है वो भी आपको डालना पड़ेगा। रासायनिक खाद उर्वरकों में आप लगभग 50 केजी डीएपी खाद ले सकते हैं, 70 केजी आप एसएसपी खाद ले लीजिए, और लगभग 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, और 25 केजी ही यूरिया खाद ले लीजिए, और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगिसाइड ले लीजिए। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के पूरी ज़मीन में एक समान मात्रा में डाल के आखिरी कल्टीवेशन कर दीजिए। उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं, और जो बीज से बीज की दूरी है वो आपको रखनी है 1 फीट, 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शोविंग करनी है। दोस्तों, छप्पन कद्दू की बुआई के बाद में, जर्मिनेशन होने के बाद में आपको काफ़ी सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, और ये सावधानियां अगर आप नहीं रखेंगे तो छप्पन कद्दू की फसल में आप मार खा जाएंगे। फिर आप मत कहना कि आपको बताया नहीं मैंने। छप्पन कद्दू की फसल से अच्छी कमाई की जा सकती है, उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है, और मंडी भाव भी अगेती खेती से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं। लेकिन बुआई के बाद में अगर आप लापरवाही करेंगे, थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही कर दी, तो आपका जो मुनाफा है वो घाटे में बदल जाएगा, क्योंकि उत्पादन
ठीक से आप नहीं ले पाएंगे। दो बीमारियां इसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं और कुछ फर्टिगेशन भी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है छप्पन कद्दू की फसल में। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की होती है तब आपको इसमें एक पहला फर्टिगेशन करना है NPK 19-19 का 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। और उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आती है तब इसमें एक NPK 12-61-0 का फर्टिगेशन आपको और करना है और ये खुराक भी आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखनी है। इसी समय पर जैसे ही आपकी फसल फल फ्रूट की अवस्था में आती है तब इसमें आपको फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फल जो है छोटे छोटे खराब होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में काफ़ी किसान भाई चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। उसके बाद में गौर करते हैं तब तक आपकी फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी होती है, क्योंकि पहली हार्वेस्टिंग जो है इसकी काफ़ी जल्दी मिल जाती है। हमें करीब 35 से 40 दिन में ये हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। मतलब फल फ्रूट इसमें जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल जाते हैं, यूँ कह सकते हैं आप। लेकिन उसी समय पर मतलब फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं तो पहली हार्वेस्टिंग आधी से ज़्यादा आपकी खराब हो जाती है और ऐसा काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के साथ हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही फल फूल की अवस्था में आती है उससे 5-7 दिन पहले ही आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप अपने खेत में लगा दीजिए। 1 एकड़ में करीब 10 से 15 फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दीजिए ताकि आपकी फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक कम से कम आपको देखने को मिले। और जैसे ही फसल फ्रूटिंग के स्टेज में पहुंचे तब आपको एक बायर कंपनी का जो सोलोमोन इंसेक्टिसाइड आता है उसका आप स्प्रे निकाल दीजिए, जिसके अंदर एमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन होता है। एमिडाक्लोप्रिड इसमें 19.81% होता है और बीटा साइक्लोथ्रिन इसमें 8.49% होता है, जो कि फ्रूट फ्लाई के लिए और अन्य रस चूसने वाले कीटों के लिए काफ़ी शानदार इंसेक्टिसाइड है। खुराक इसकी रखनी है, पहला स्प्रे जब आप करें तो करीब 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको खुराक रखनी है। और उसके बाद में जब आप अगला स्प्रे लें तब आप 12 से 13 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से भी ले सकते हैं। साथ में एक फंगीसाइड वो भी आपको ऐड कर लेना है। बायर कंपनी का ही एंट्राकॉल जो फंगीसाइड आता है इसमें प्रोपिनेब होता है वो आप ले लीजिए 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा, उसके लिए तो आपको बताए गए स्टेप फॉलो करने हैं। दूसरा, रस चूसने वाले कीटों के लिए मैंने आपको बता दिया और उनके लिए भी आप जो है येलो और जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं वो आप अपने खेत में लगा दें। जैसे ही आपकी फसल 10 से 15 दिन की होती है उसी समय पे ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप 1 एकड़ में करीब आप 10 तो येलो स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए और 10 ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए ताकि रस चूसने वाले कीट और थ्रिप्स वगैरह हैं कम से कम आपको देखने को मिलेगा। और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आपको कम से कम करना पड़ेगा और फसल आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी। अब आने वाले जो मुख्य रोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 फर्टिगेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक फर्टिगेशन और है जो आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है फल और फ्रूट की अवस्था में, और यह है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन। जैसे ही आपकी फसल फल फ्रूट की अवस्था में आती है या जैसे ही आप 12-61-0 का जो फर्टिगेशन है वो फल फूल जो है वो फूल आने शुरू होते हैं, यानी शुरुआती स्टेज में जो फ्रूटिंग स्टेज होती है उसमें करते हैं। उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद में या 8 से 10 दिन बाद में आप जो है अगला फर्टिगेशन करें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का। कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये आप रखें। और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको देना है। और टिंडे की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च लगाकर बेड विधि से अगर आप खेती करेंगे तो सबसे अच्छा उत्पादन इस फसल से आपको मिलेगा। ये फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टिंडे की फसल में। अब बात करते हैं टिंडे की फसल अगेती करनी चाहिए आपको या पछेती करनी चाहिए। देखिए इसमें दोनों मैंने आपको बता दिया। जो अगेती खेती अगर आप करते हैं तो इसमें रोग बीमारियां आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, बल्कि मंडी भाव आपको सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। मंडी भावों का भी मैंने आपको बता दिया कि ये तो सिंपल सी बात है कि अगेती खेती अगर आप करते हैं किसी भी फसल की तो मंडी भाव उसके ज़्यादा ही मिलते हैं। लेकिन टिंडे की फसल में जो छप्पन टिंडा है इसमें अगर आप इसको ज़्यादा अगेता लगा देते हैं तो इसमें वायरस वगैरह के जो चांसेज होते हैं वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको प्रिवेंटिव में स्टेप भी बता दिए हैं कि कौन कौन से स्टेप अगर लेंगे तो फसल आपकी वायरस से दूर भी हो सकती है। यानी कि अगर आप ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप लगा देंगे और हर 7वें-8वें दिन कीटनाशकों का अगर आप स्प्रे निकालते रहेंगे तो वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। और खरपतवार भी अगर आप अपनी फसल में नहीं रखेंगे तब भी वायरस नहीं परेशान करेगा। लेकिन अगर खरपतवार होंगे फिर तो चाहे आप स्प्रे निकालते रहना, फिर तो वायरस आएगा ही आएगा, क्योंकि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। बल्कि इसके बजाय आप पछेती खेती करते हैं तो इसमें वायरस के जो चांसेस होते हैं वह ना के बराबर होते हैं, मतलब काफ़ी कम होते हैं। यानी कि अगर आप इसकी खेती अक्टूबर में करेंगे तो वायरस के चांसेस कम आते हैं,
कीटों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। और वहीं पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसको लगाएंगे तो कीटों का प्रकोप आपको और भी कम देखने को मिलेगा। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको कम से कम करना पड़ेगा। वहीं पर अगेती खेती में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और रोग बीमारियां भी थोड़ी ज़्यादा देखने की पड़ती हैं, लेकिन मंडी भाव भाई सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो आप इस हिसाब से देखकर दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फायदा और नुकसान दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि अगेती में क्या फ़ायदा है और पछेती में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई छप्पन टिंडे की खेती से आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप छप्पन टिंडे की खेती करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 40 से 50 क्विंटल तक आपको 1 एकड़ में इसका उत्पादन मिल जाता है। कम से कम इतना उत्पादन आराम से मिल जाएगा। बताए गए खाद उर्वरक और बताए गए फर्टिगेशन करेंगे और रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखेंगे तो उत्पादन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और अगर मंडी भाव की बात करें तो अगेती अगर आपकी फसल होगी तो 50-60 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे, 60-70 रुपए तक के भी मिल सकते हैं। लेकिन 50 रुपए भी अगर आप मंडी भाव लेके चलें तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा छप्पन टिंडे की फसल आपको देके जा सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके आने वाले मंडी भाव पे और आपके उत्पादन पे और आपकी ज़मीन और आपके वातावरण पे कि आपका वातावरण कैसा है, किस तरह की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन किया है आपने, किस तरह की ज़मीन है आपकी और मतलब रोग बीमारियों से अपने फसल को बचाया है या नहीं बचाया है। उन सब चीज़ों पे उत्पादन और आपका मुनाफा डिपेंड करता है। बाकी आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।